तो पॉलिटिकल पार्टी या पार्टी सिस्टम, जहाँ तक पार्टी सिस्टम या इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का ओरिजिन का ताल्लुक है, तो अगर देखा जाए ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 से, वहाँ से ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का ओरिजिन स्टार्ट होता है। जैसे कि पुरानी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चाहे वो कंजर्वेटिव पार्टी हो या लेबर पार्टी हो इंग्लैंड की, वो ये ओरिजिन वहाँ से ट्रेस होता है 1688 ग्लोरियस रेवोल्यूशन से। फिर दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में ये पार्टी सिस्टम आ गया धीरे धीरे। कहीं पर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, तो कहीं पर बाई पार्टी सिस्टम है, और कहीं पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। लेकिन जहाँ तक इन पार्टी सिस्टम्स की बात है, बिफोर गोइंग टू दोज वेरी सिस्टम्स, पॉलिटिकल पार्टी क्या है ये पता होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? जब हम एक पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन करेंगे, इन जनरल मीन्स वी कैन से पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, और उनका एम ये रहता है टू acquire political power, to exercise, achieve and acquire political power. So after acquiring or achieving political power in elections, then they are exercising their authority and their powers. So हम कह सकते हैं जो political party होती है, इसमें जो लोग होते हैं, जो भी इसके मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स विद कॉमन आइडियोलॉजी, विद कॉमन एम। और उनका मकसद क्या रहता है? एक्वायर, अचीव पावर एंड देन एक्सरसाइज। एक्वायर करना पावर को, अचीव करना पावर को, और फिर उस पावर को उन्हें इस पावर को फिर एक्सरसाइज करना है। तो जहाँ तक ओरिजिन की बात है, जब इन जनरल ओरिजिन की बात होती है, तो ओरिजिन यूजुअली ट्रेस किया जाता है फ्रॉम ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड 1688। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, अगर हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़, तो ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं? इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं। और ये इलेक्शंस होते हैं हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शंस को कहा है हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी किसने? जोसेफ शम्पीटर ने। तो जोसेफ शम्पीटर कॉल इलेक्शंस एज हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और कल जो हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्शन मेथड, जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फिर मैंने आपको हेयर सिस्टम का भी बोला था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसको हेयर सिस्टम कहा जाता है। थॉमस हेयर ने उस पर बड़ी वो ग्लोरिफिकेशन दी है फिर। लेकिन थॉमस हेयर से पहले उसको यूज़ किया था, पास्टलेट किया था एक डेनमार्क के मिनिस्टर ने, डेनिश मिनिस्टर, 1793 में, और उसका नाम था कार्ल अंद्रे। तो थॉमस हेयर से पहले सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को पास्टलेट किया था थॉमस एंड्रे ने, जो डेनमार्क से था। तो यहाँ पर जो हम पॉलिटिकल पार्टीज देख रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज जैसे मैंने बता दिया, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है लोगों का विद कॉमन एम, कॉमन एम्बिशन, कॉमन उनका ये होता है एम। उनकी आइडियोलॉजी भी कॉमन होती है। वो अपने बैकग्राउंड को घर में भूल जाते हैं, अपना बैकग्राउंड क्या भी, कौन सी कम्युनिटी से है वो। लेकिन जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो एक ही एम रखते हैं, टू अचीव एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। और वो ये ग्रुप बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। जहाँ तक इन पॉलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है, तो एसोसिएशन होती है लोगों की, और ये क्या करते हैं? ये एक्सरसाइज पावर करते हैं, लेकिन बाय टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन नेशनल इंटरेस्ट। जब इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो कहते हैं कि अपने मैनिफेस्टो में जैसे वो कहते हैं कि वी हैव टू वर्क फॉर द नेशन, वी हैव टू वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, वी हैव टू डिफीट those elements who are aiming at weakening our national integration, who are trying to disintegrate us। हम उन फोर्सेस के खिलाफ एकजुट खड़े हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज आमतौर पे अपने मंशूर में लोगों के सामने रखते हैं, और वो हमेशा यही कोशिश करते हैं अपनी कैंपेन के दौरान टू माउल्ड पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर। और जहाँ तक इन पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर उनको मैसिव सपोर्ट चाहिए, उनको जो भी मुहिम के दौरान ये अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज रखते हैं लोगों के सामने, इनका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन या प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए लोगों के साथ। तो गुड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी देयर फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑर्डर टू रीच द पब्लिक, इन ऑर्डर टू रीच द पब्लिक। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ ये है, दे मस्ट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स फॉर कैप्चरिंग पावर, फॉर अचीविंग पावर। जैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हो, उस हिसाब से वो इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन में कामयाब हो जाते हैं डेमोक्रेटिक वे से। तो उस बात पे इन्हें यकीन होना चाहिए। दे शुड बिलीव इन पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ अचीविंग पावर, एंड दे शुड मोस्टली एम एट, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं पार्टी में, 10 लोग हैं, तो 10 लोग में से 8 जो है, दे आर थिंकिंग अबाउट नेशनल इंटीग्रेशन, दे आर थिंकिंग अबाउट अकॉम्प्लिशिंग कलेक्टिव इंटरेस्ट। लेकिन फ्यू, कम से कम 2 या कुछ लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, हु आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ देयर सेल्फिश इंटरेस्ट्स, पर्सनल इंटरेस्ट्स। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है,
एम होता है अचीव और एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर का, लेकिन इनको ये बात याद रखनी चाहिए, दे शुड एम एट वन दे शुड बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन, पीसफुल एटमॉस्फेयर, good way of communication with the public, and they should also think about achieving or working for the national interest, collective interest, rather than their private interests. और उनकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो डिसिप्लिन होनी चाहिए। वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वो डिसिप्लिन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये होते हैं पॉलिटिकल यूनिट्स, जिनको लोग अपनी ग्रीवेंसेस के लिए फिर रीच आउट करते हैं, जिनको अपनी ग्रीवेंसेस के लिए फिर लोग रीच आउट करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज का जनरल सा नेचर है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे मतलब बेसिस होते हैं, कौन सी पार्टी कैसे बनती है। जैसे बहुत सारी पार्टीज ऐसी है जो पास्ट में कुछ प्रोग्राम्स की वजह से, कुछ वार्स की वजह से वजूद में आई। अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल कांग्रेस, वो इब्तदाई 1947 के बाद क्यों पॉपुलर हुई, उन्होंने हैट्रिक क्यों मारी पहले तीन जनरल इलेक्शंस में, या उसका दबदबा इवन आज भी थोड़ा सा है। अब इस वक्त करंटली बीजेपी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो इंटरनेशनल कांग्रेस है 1947 के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी उसको मिली और बहुत ज़्यादा मैदान उन्होंने मार लिया। वाई, व्हाट वाज द रीज़न? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लीडर्स थे मुस्लिम लीग या बाकी पार्टी से थे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग और बिगेस्ट यूनिट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स था वो इंटरनेशनल कांग्रेस। तो इंटरनेशनल कांग्रेस के वो जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी जो इमेजेस है, उनकी जो शेप है, वो लोगों के माइंड्स में फ्रेश है, चाहे वो नेहरू हो, गांधी हो या बाकी लोग होंगे। तो हिस्टोरिकल बेसिस होती है पार्टीज की, जैसे इंटरनेशनल कांग्रेस की हिस्टोरिकल बेस है, या कहीं कभी कभार साइकोलॉजिकल बेसिस भी होती है। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल बेसिस ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं पुराना सिस्टम चलता रहे, इसमें कोई तब्दीली ना आए, इसमें कोई तब्दीली ना आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं वी नीड टू ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग सिस्टम, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं वी नीड टू ब्रिंग लिटिल चेंज इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो कुछ चाहते हैं पुराना सिस्टम बरकरार रहे, कुछ चाहते हैं पुराने सिस्टम में थोड़ी सी तब्दीलियां ले आए, और कुछ चाहते हैं पुराने सिस्टम को हम भूल जाए, ओवरथ्रो करें और नया सिस्टम ले आए। तो ये साइकोलॉजिकल बेसिस होते हैं। फिर वो कौन से क्या चाहते हैं, कैसे कौन सिस्टम को ओवरथ्रो करना चाहते हैं, कौन सिस्टम में थोड़ी सी तब्दीली चाहते हैं, और कौन सिस्टम को बरकरार रखना चाहते हैं, हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो रीजंस होते हैं ये होते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज। इसके अलावा होते हैं सोशो इकोनॉमिक बेसिस पॉलिटिकल पार्टीज के। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टी जैसे पोस्ट प्री 1947 अगर यूनाइटेड इंडिया की बात करेंगे तो इंटरनेशनल कांग्रेस एक बड़ी वास्ट पार्टी थी, सिंगल पार्टी थी टिल 1906। 1906 में क्या हो जाती है, मुस्लिम लीग जन्म लेती है। वाई? टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इन पर्टिकुलर। उसके बाद धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टीज आ जाती है, सोशलिस्ट पार्टीज आ जाती है, या जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनकी पार्टीज आ जाती है टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। तो ये क्यों आती है ये पार्टीज? कोई अपनी पार्टी आती है माइनॉरिटी को सर्व करने के लिए, कोई एक और पार्टी आती है अपने मुस्लिम्स को सर्व करने के लिए, तो कोई आती है अपने हिंदू लोगों को सर्व करने के लिए, तो कोई सिखों को सर्व करती है, तो कोई क्रिश्चियंस को सर्व करती है, डिप्रेस्ड क्लास को कोई सर्व करती है। तो वो जो बेसिस होते हैं वो होते हैं सोशो इकोनॉमिक बेसिस, इन ऑर्डर टू सर्व देयर पीपल, इन ऑर्डर टू सर्व देयर कम्युनिटी। इसके अलावा एक और बेसिस होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो होती है आइडियोलॉजिकल बेसिस। जैसे आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में देखा होगा 1945 के बाद जो कोल्ड वॉर हुआ, दैट वाज मोस्टली बेस्ड ऑन वेरियस काजेस, लेकिन एक डोमिनेंट काज उसका ये था, दैट वाज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल बेसिस। एज सोवियत यूनियन वाज glorifying its communist ideology and United States of America, they were glorifying its capitalist ideology। तो आइडियोलॉजी बेस्ड बहुत सारी पार्टीज होती है, गांधीज्म हो इंडिया में, या भारतीय जनता पार्टी हो, या नाजीज्म जर्मनी में हो, या फैशिज्म इटली में हो। तो ये कुछ आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टीज होती है। तो राइटिस्ट पार्टीज होती है, लेफ्टिस्ट पार्टीज होती है, या सेंट्रिस्ट पार्टीज होती है। जो भी ये पार्टीज होती है, कोई डेमोक्रेटिक होती है तो कोई टोटलिटेरियन होती है। जो भी ये पार्टीज होती है ये आइडियोलॉजिकल लाइन्स भी होती है। तो जो बेसिस है पॉलिटिकल पार्टीज की ये होती है आइडियोलॉजिकल बेसिस, ये सोशो इकोनॉमिक बेसिस पे बनती है, ये साइकोलॉजिकल बेसिस पे बनती है, और ये हिस्टोरिकल बेसिस पे भी बनती है। और इन पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है? वंस दे विल अटेन द पावर, सबसे पहले काम इनको ये होता है व्हेन दे आर कंटेस्टिंग इलेक्शन, आइदर दे विल एमर्ज एज विक्टोरियस और दे विल एमर्ज एज लूजर्स। या तो वो जीत जाएंगे या तो वो हार जाएंगे। जब वो जीत जाते हैं तो उनका काम क्या रहता है?
देखो, चाहे वो जीत जाए या हार जाए, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी का काम यही रहता है टू फॉर्म द पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करे अपने फेवर में। और दूसरा सिस्टम में, अगर आपने पार्टी ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की तो आपका काम ये रहता है टू ब्रिंग अ चेंज इन द सिस्टम। बड़ी चेंज, छोटी चेंज, कोई भी अमेंडमेंट आप करेंगे, कोई भी तब्दीली आप लाएंगे, आपने कोई चेंज लानी है। क्योंकि आपकी जो पार्टी है, आपका जो रूल है, इट विल बी अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। रूल आप करते हो, लोगों के लिए रूल करते हो, तो आपकी पार्टी जो है ये एक ब्रिज बन जाती है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। तो पॉलिटिकल पार्टीज का एक फंक्शन होता है, चाहे वो जो एजेंट्स होते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के एजेंट्स, जैसे फैमिली होती है, पीर ग्रुप्स होते हैं, क्लास फेलोज होते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज भी एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होती है? ट्रांसमिटिंग द वैल्यूज एंड बिलीफ्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम टू द पीपल। स्लोगन्स, बैनर्स या पोस्टर्स के थ्रू आप लोगों तक कुछ पहुंचा देते हो, कोई लेसन, मैसेज पहुंचा देते हो। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। Political party is always trying to form the public opinion, mold public opinion in its favor. इसके अलावा अगर आप जीत जाते हैं तो यूर जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आप जीत जाते हो तो आपकी जो गवर्नमेंट है और आपके जो लोग हैं, यूर पॉलिटिकल पार्टी इज एक्टिंग एज अ ब्रिज, अ कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। अगर आप हार जाते हो तो आप रोल ऑफ अपोजिशन निभाते हो। यू आर ऑलवेज keeping people aware about the policies of the government. You are always keeping people aware about the wrongdoings on the part of the government. So in order to critique the government, तो रोल ऑफ अपोजिशन भी आपने निभाना पड़ता है। इसके अलावा इन जनरल आप सर्व करते हो लोगों को, चाहे कम करते हो, ज्यादा करते हो, दैट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग सोशियो इकोनॉमिक फंक्शंस इन ऑर्डर टू मेक योर स्टेट अ वेलफेयर स्टेट। उसके बाद जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब आते हैं, तो वहाँ पर जब हम इनके बेसिस देखते हैं, तो या तो वो राइटिस्ट होगी, या वो सेंट्रिस्ट होगी, या वो लेफ्टिस्ट होगी। राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट और सेंट्रिस्ट। राइटिस्ट वो पार्टी होती है जो कंजर्वेटिव होती है, जो पुराने तौर तरीकों में बिलीव रखती है, स्टेटस को मेंटेन रखना चाहती है, कोई तब्दीली नहीं चाहते हैं वो, तो वो राइटिस्ट पार्टी होती है। और राइटिस्ट पार्टी की अगर एग्जाम्पल देखेंगे इंडिया में, तो वो बीजेपी है। और अगर सेंट्रिस्ट पार्टी की बात करेंगे, सेंट्रिस्ट पार्टी वो पार्टी होती है जो चाहती है कि जो पुराना सिस्टम है वो चले और थोड़ी सी उसमें तब्दीली लाए, पुराना सिस्टम चले और उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाए, तो वो होती है सेंट्रिस्ट पार्टी। अगर हम किसी सेंट्रिस्ट पार्टी की बात करेंगे तो वो होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और तीसरी जो पार्टी आती है, तीसरा ग्रुप जो आता है, वो होता है लेफ्टिस्ट। एज फार एज द लेफ्टिस्ट पार्टी इज कंसर्न, लेफ्टिस्ट पार्टी वो होती है जो क्या करती है, जो चाहती है जो पुराना सिस्टम है इसको हम बदलें, ए टू जेड, एब्सोल्युटली, टू ब्रिंग अ चेंज बाय ओवरथ्रोइंग द एग्जिस्टिंग ओल्ड सिस्टम एंड टू रिप्लेस दिस वेरी ओल्ड सिस्टम बाय अ न्यू सिस्टम। तो वो होते हैं लेफ्टिस्ट। अगर हम इंडिया में लेफ्टिस्ट की बात करेंगे, तो वो होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआई और सीपीआईएम। जो सीपीआईएम है उसका जो बैकग्राउंड है वो प्रो चाइनीज है, और जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो ज़्यादा जो पॉलिसीज, मतलब जैसे सोवियत यूनियन की थी। तो सीपीआईएम जहाँ पर होगा वो चाइनीज होती है, और सीपीआई जो होगी सिंपली दैट इज सोवियत यूनियन बेस्ड। तो राइटिस्ट पार्टी वो होती है जो कंजर्वेटिव होती है, टू मेंटेन द स्टेटस क्यो, टू मेंटेन द ओल्ड ट्रेडिशनल्स, कस्टम्स, कल्चर एट्सेट्रा। तो उसमें बीजेपी आती है। सेंट्रिस्ट वो होती है जो थोड़ी सी तब्दीलियां चाहती है, बाकी पुराना सिस्टम ही रहे लेकिन थोड़ी सी माइनर इसमें रिफॉर्मेशन या चेंज आए, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। लेफ्टिस्ट पार्टी वो होती है जो चाहती है पुराना सिस्टम बिल्कुल खत्म करना है, वी हैव टू रिप्लेस दिस वेरी ओल्ड सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम, विद न्यू सिस्टम बाय ओवरथ्रोइंग द एग्जिस्टिंग ओल्ड सिस्टम। तो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आती है। इसके अलावा हम देखते हैं ये पार्टीज होती है रिएक्शनरी पार्टीज। रिएक्शनरी पार्टीज वो पार्टीज होती है हु आर रिएक्टिंग टू एंशिएंट सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम को जो रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल अपोज करते हैं, वो होती है रिएक्शनरी पार्टी। और ये जो रिएक्शनरी पार्टीज होती है, इनको कभी कभार रेडिकल पार्टीज भी कहा जाता है। तो ये जो रिएक्शनरी या रेडिकल पार्टीज है, इनको हम कह सकते हैं दीज आर synonymous with leftists. These are synonymous with
leftists as radical to bring a change by overthrowing the existing system, as these are reactionary. They are reacting totally against the ancient traditional system. तो रिएक्शनरी, रेडिकल और लेफ्टिस्ट सेम। उसके बाद आ जाती है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी वो होती है जो चाहती है स्टेटस को मेंटेन रहे पुराने तौर तरीकों पे, जैसे राइटिस्ट। और एक और आती है लिबरल। तो लिबरल बेस्ड जो होती है, लिबरल बेस्ड पार्टी वो होती है जो सेंट्रिस्ट से सिनोनिमस है, मिलती जुलती है। क्यों? क्योंकि चाहती है पुराना सिस्टम जो है ये बरकरार रहे, लेकिन थोड़ी सी इसमें हम तब्दीली लाए। तो जब राइटिस्टिस की बात है वो कंजर्वेटिव से मिलती है, लेफ्टिस्टिस की बात है वो रिएक्शनरी प्लस रेडिकल से मिलती है, और जो सेंट्रिस्ट होती है वो लिबरल से मिलती है। उसके बाद जहां तक ओरिजिन है पॉलिटिकल पार्टीज का, ये ओरिजिन मतलब कहाँ से ये पॉलिटिकल पार्टीज आए, इनके लिए दो तीन थेरीज आ गई। जैसे ह्यूमन नेचर थ्योरी आ गई। ह्यूमन नेचर थ्योरी जो है, जो सर हेनरी मैने ने दी है, हेनरी मैने, ह्यूमन नेचर थ्योरी। और दूसरी थ्योरी इसमें आ गई एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ पार्टी। एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ पार्टी वो दूसरी थ्योरी है। और तीसरी थ्योरी जो इसमें आती है वो होती है इंटरेस्ट थ्योरी। वो होती है इंटरेस्ट थ्योरी। तो ये तीन थ्योरीज है जिनको शुमार किया जाता है एज फार एज ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज कंसर्न। उसके बाद अगर हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज पे किसने काम किया है जो ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे पहले अगर देखेंगे जो इलाइटिस्ट एक्सप्लेनेशन पॉलिटिकल पार्टीज की दी है, इलाइटिस्ट एक्सप्लेनेशन वो ब्रिटिश थिंकर एडमंड बर्क ने दी है 1770 में। तो इलाइटिस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें उन्होंने ग्लोरीफाई किया इलाइटिस्ट पॉलिटिकल थ्योरीज को, इलाइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को, वो एडमंड बर्क है 1770 में। इसके अलावा जो इस पे बुक्स आ गई, जो बड़ी पॉपुलर बुक्स है पॉलिटिकल पार्टीज पे, उसमें एक इलाइट है, जैसे रॉबर्ट मिचल्स है। रॉबर्ट मिचल्स ने दी है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज बुक दी है रॉबर्ट मिचल्स ने, जो एक इलाइटिस्ट था। इसके अलावा मार्स दुवर्गर को सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, जिसने पॉलिटिकल पार्टीज की क्लासिफिकेशन पे काम किया है। यूरोप से था ये, परहैप्स इटली और फ्रांस से था ये। तो यूरोपियन थिंकर मार्स दुवर्गर, जिसको सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, जिसने काम किया है पॉलिटिकल पार्टीज पे, उसकी बड़ी पॉपुलर बुक है पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेट। ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेट, पॉलिटिकल पार्टीज कॉलन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेट बाय मार्स दुवर्गर। बड़ी पॉपुलर ये बुक है और बड़ी पॉपुलर इसकी क्लासिफिकेशन भी है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट दी है जोसेफ ला पलम्बोरा और मायरॉन वीनर ने। पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट दी है जोसेफ ला पलम्बोरा और मायरॉन वीनर ने। तो ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है पॉलिटिकल पार्टीज पे, और इसमें ज़्यादा जो पॉपुलर है वो मार्स दुवर्गर की है। उसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन की जानिब आते हैं तो ये सबको पता है, यूनिपार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। यूनी यानी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कहाँ होता है? जहाँ सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी हो, कम्युनिस्ट कंट्रीज में ज़्यादातर, खासकर चाइना, रशिया। अब बाई पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम वो होती है जहाँ दो पार्टीज होती है, एक रूल करती है, एक अपोजिशन का ये निभाती है। जहाँ पर एक और मल्टी पार्टी सिस्टम, उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम वो पार्टी सिस्टम है जहाँ पर दो से ज़्यादा पार्टीज होंगी, जैसे इंडिया, पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। लेकिन जब हम सिंगल पार्टी यूनिक पार्टी सिस्टम की जानिब आते हैं तो हम कभी कभार उसको ये भी बता सकते हैं टोटलिटेरियन पार्टी सिस्टम और स्यूडो पार्टी सिस्टम। क्योंकि पार्टी सिस्टम असल में उसके लिए यूज हुआ है जहां मल्टी पार्टी सिस्टम हो। लेकिन अब ये स्यूडो पार्टी सिस्टम या ये टोटलिटेरियन पार्टी सिस्टम क्यों है? क्योंकि मोस्टली जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है वहां पर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे उनकी जो आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म, सोशलिज्म, जहां पर हम कह सकते हैं, तो वहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी और उसका कंट्रोल ही रहेगा पूरे स्टेट पे। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होगी वहां पे, कोई अपोजिशन या दूसरी पार्टी नहीं होगी वहां पे, तो कंसिस्टेंट इनका रूल रहेगा। तो ये एक तरह का अथॉरिटेरियनिज्म या टोटलिटेरियन बन जाती है। और जैसे मसोलिनी ने इटली में ऐसा किया था और फिर जर्मनी में हिटलर ने ऐसा किया था। और मोस्टली अगर आज की दुनिया में देखेंगे तो जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है वहाँ पर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। और यहाँ पर ठीक है, जब हम अथॉरिटेरियन रिजीम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा इसमें कोई डिसीजन मेकिंग होती है, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट और स्टेबल गवर्नमेंट रहती है। लेकिन ये कभी कभार डेस्पोटिक, मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेस्पोटिक बनते हैं।
और जो बाई पार्टी सिस्टम होता है, चाहे वो अमेरिका की बात हो, अब इंग्लैंड में भी धीरे धीरे मल्टी पार्टी सिस्टम आने लगा है, लेकिन अब करंटली जो अमेरिका है वहाँ पर एक तो रिपब्लिक पार्टी है, दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी वो पार्टी होती है जो डोनाल्ड ट्रंप या जॉर्ज बुश की हुआ करती है, और डेमोक्रेटिक वो होती है जो बराक ओबामा या करंटली जो जो बाइडेन है, इनकी पार्टी है। तो वहां पर बाई पार्टी सिस्टम है, एक पार्टी रूल करती है और दूसरी पार्टी वहां पर अपोजिशन करती है। तो जो बाई पार्टी सिस्टम है इसमें लोगों की चॉइस लिमिटेड रहती है। सिंगल पॉलिटिकल पार्टी में भी लिमिटेड चॉइस है, बाई पार्टी सिस्टम में भी लिमिटेड चॉइस है। और बाई पार्टी सिस्टम में एक तो रूल करती है, दूसरी अपोजिशन का रोल निभाती है। तो यहाँ पर एज जो स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी तरह रहती है। उसके बाद आ जाती है मल्टी पार्टी सिस्टम, जो मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है। मल्टी पार्टी सिस्टम जहाँ पर होती है वहाँ पर लोगों की चॉइस बड़ी वास्ट है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड चॉइस है लोगों के पास, बहुत सारी पार्टीज होती है। लेकिन जब वो रूल करती हैं तो कभी कभार एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है तो गवर्नमेंट अच्छी बन जाती है, चली जाती है, 5 साल तक वो काम करते हैं, बाकी पार्टीज अपोजिशन का रोल निभाती हैं। लेकिन जब एक पार्टी को मल्टी पार्टी सिस्टम में अक्सरियत नहीं मिलती है, मेजॉरिटी इलेक्शंस के दौरान नहीं मिलती है, तब वहां पर वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं बाय मींस ऑफ कोएलिशन, बाय कंपेनिंग द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज। तो वहां पर वो उसके बाद कोएलिशन करके गवर्नमेंट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि दो पॉलिटिकल पार्टीज दो नजरिए रखते हैं। टू पॉलिटिकल पार्टीज आर हैविंग टू आइडियोलॉजीज एंड फॉर द सेक ऑफ पावर दे आर ज्वाइनिंग हैंड्स while taking the decisions, while making decisions, while passing the bills. They are facing internal conflicts as they are from different political ideologies, different political parties, but only for the power, for the chair, they are accompanying hands together. लेकिन जब कवानीन पास करने की आती है, पास करने के आते हैं, या इसके अलावा डिसीजन मेकिंग की बात आती है, तब वहाँ पर एक तो स्लो डिसीजन मेकिंग होती है और ये बहुत जगहों पर वीक कोएलिशन बन जाती है, और नतीजे क्या निकलता है, गवर्नमेंट गिर जाती है, गवर्नमेंट गिर जाती है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है। बस वहाँ पर एडवांटेज ये है, लोगों के पास बहुत अच्छी चॉइस रहती है। तो अगर देखेंगे वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम, ये क्लासिफिकेशन भी दी है मार्क्स दुवर्गर ने। इसके अलावा मार्क्स दुवर्गर की जो क्लासिफिकेशन है, एज पर एज स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आर कंसर्न, जहाँ तक स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस की बात है, मार्क्स दुवर्गर ने जो क्लासिफिकेशन दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4 पार्टीज उन्होंने बताया। 4 पार्टीज मार्क्स दुवर्गर ने बताया जहां तक स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात है। सबसे पहले उन्होंने बताया कफकास यानी काउकस। द काउकस एक पार्टी है, एक ग्रुप है। दूसरा ब्रांच, तीसरी जो है वो सेल है, और चौथी जो है वो मिलिशिया है। तो काउकस, ब्रांच, सेल, मिलिशिया। जहां तक काउकस की बात है, काउकस वो होती है जहां लिमिटेड नेचर हो और ये छोटा ग्रुप होता है। काउकस जहां लिमिटेड नेचर हो पार्टी का और छोटा ग्रुप होगा। तो बाई पार्टी सिस्टम जो अमेरिका है, अमेरिका का जो बाई पार्टी सिस्टम है, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी, वो काउकस में आ जाता है। और दूसरी जो क्लासिफिकेशन, दूसरा टाइप जो दुवर्गर ने बताया, वो ब्रांच पार्टी उन्होंने बताया है, ब्रांच ग्रुप बताया है। इसमें जो आते हैं लिबरल डेमोक्रेट्स आते हैं, इसमें लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीज आती हैं इसमें, चाहे वो किसी कंट्री की सोशलिस्ट पार्टी हो, या अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंटरनेशनल कांग्रेस इसमें आ जाती है। तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी इस ब्रांच में आती है। तो काउकस के बाद ब्रांच, और ब्रांच के बाद अब सेल। जो सेल है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी जो प्रोनेस है, ये प्रो कम्युनिस्ट होती है, कम्युनिस्ट इन्वेंशन होती है ये सेल पार्टी। बहुत साल तक ये सोवियत यूनियन में काम कर रही थी, या बाकी कम्युनिस्ट कंट्रीज में, इवन इसके कुछ ब्रांचेस फ्रांस में भी थी, इटली में भी थी। तो काउकस के बाद ब्रांच, और ब्रांच के बाद सेल। तो सेल जो होती है ये किन के साथ हुआ करती है, ये जो जहाँ तक इसके बैकग्राउंड का ताल्लुक है, ये प्रो कम्युनिस्ट है, ये प्रो कम्युनिस्ट है। और चौथा जो इन्होंने बताया है मार्क्स दुवर्गर ने, काउकस, ब्रांच और सेल के बाद, वो है मिलिशिया। मिलिशिया या मिलिटिया, इसमें आती है आर्मी कमांड होती है, हिरार्की होती है, लेकिन ये सिविलियन होते हैं, सिविलियन होते हैं, लेकिन वहां से ये आर्मी कमांड इनकी होती है, और दूसरा इनकी हायरार्की भी रहती है। और जहां तक इस मिलिशिया या मिलिटिया ग्रुप की बात है, इसमें अगर देखेंगे जो फैसिस्ट इटालियन है, जो मसोलिनी की पार्टी थी, शॉक ट्रूप्स इसमें आते थे। हिटलर, जर्मनी जो नाजिस्ट था, उसके आते थे स्टॉर्म ट्रूप्स।
तो मसोलिनी जो फैसिस्ट था इटली का, उसकी जो पार्टी थी वो मिलिशिया में आती है, और उसके जो वर्कर पार्टी मेंबर्स थे वो शॉक ट्रूप्स थे। और जहाँ तक नाजिज्म जर्मन्स की बात है, एडोल्फ हिटलर की बात है, वो भी मिलिशिया में आता है, और उसकी जो पार्टी के जो मेंबर्स थे स्टॉर्म ट्रूपर्स। तो शॉक ट्रूपर्स या शॉक ट्रूप्स मसोलिनी इटली से थे, नाजिस्ट जर्मनी से थे हिटलर के स्टॉर्म ट्रूप्स या स्टॉर्म ट्रूपर्स। और इसके बाद अगर हम करंटली चाइना में देखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहां पर रेड गार्ड्स होते हैं, वहां पर रेड गार्ड्स होते हैं, वो भी आते हैं मिलिशिया में। तो ये चार ये क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन में मार्क्स टूवरकर ने चार पार्टीज बताई है एज फार एज स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आर कंसर्न्ड। उसके बाद ऑन द बेस ऑफ मेंबरशिप भी मार्क्स दुबरगर ने क्लासिफिकेशन दी है। तो मार्क्स दुबरगर ने ऑन द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो ऑन द बेस ऑफ मेंबरशिप जो क्लासिफिकेशन दी है, उसमें दो पार्टीज उन्होंने बताई है। एक होती है केडर बेस्ड पार्टी, एक होती है मास पार्टी। केडर बेस्ड पार्टी वो पार्टी होती है जिसका पार्लियामेंट में बहुत कम रोल रहता है, जो गिव अप होती है आउटसाइड पार्लियामेंट, बियॉन्ड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो वो जो केडर बेस्ड पार्टी होती है वो बेसिकली होती है पार्टी ऑफ रॉयल्स और पार्टी ऑफ नोटेबल्स, नोटेबल पर्सन इसमें होते हैं। और ये जो केडर बेस्ड पार्टी होती है इस पे पार्लियामेंट का ज़्यादा असर नहीं रहता है। और ये जो केडर बेस्ड पार्टी होती है, इसमें अगर हम आज की एग्जांपल देखेंगे तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इसमें आती है केडर बेस्ड पार्टी में, जो ऑन द बेस ऑफ मेंबरशिप दी है क्लासिफिकेशन दुबरगर ने। इसमें केडर बेस्ड पार्टी आती है और मास पार्टी आती है। तो केडर में आती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और ये जो केडर बेस्ड पार्टी होती है इस पे पार्लियामेंट का ज्यादा असर नहीं रहता है, ये पार्टी ऑफ नोटेबल्स होती है। और दूसरी जो इसमें मेंबरशिप पे इसने दी है क्लासिफिकेशन, उसमें मास पार्टी आती है। मास पार्टी मतलब आपने पार्लियामेंट में भी रोल निभाना है, आपने पब्लिक के साथ भी डीलिंग करनी है, वेदर यू आर इन रूलिंग पोजीशन और यू आर मेंटेनिंग द रोल ऑफ एन अपोजिशन। तो ये जो मास पार्टी होती है करंटली अगर इसमें आप देखेंगे, ये बिलीव करती है इस चीज में कि हमारी जो मेंबरशिप है विद इन पार्लियामेंट, विद इन रूलिंग सिस्टम और आउटसाइड बियॉन्ड टिल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी पार्टी की जो मेंबरशिप वो बढ़ जाए, वो बढ़ जाए। जब ये पार्टी मेंबरशिप जो होती है ये बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और पार्लियामेंट में भी इनका रोल रहता है। तो इसमें करंटली अगर देखेंगे इंटरनेशनल कांग्रेस एक मास पार्टी है, तो इंटरनेशनल कांग्रेस मास पार्टी में आती है, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है केडर बेस्ड पार्टी। तो ये दुबरगर की वो क्लासिफिकेशन थी जहां तक मेंबरशिप की बात है। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आती है, एक और थिंकर क्लासिफिकेशन देता है सिगमंड न्यूमन। सिगमंड न्यूमन देता है दो तरह की क्लासिफिकेशन, टू टाइप्स वो देता है अपनी क्लासिफिकेशन में। सिगमंड न्यूमन वो बताता है पार्टीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। तो सिगमंड न्यूमन एक और थिंकर है जो पॉलिटिकल पार्टीज पे अपनी क्लासिफिकेशन देता है कि डिवाइडेड पार्टीज इनटू टू, पार्टीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। रिप्रेजेंटेशन सिर्फ रिप्रेजेंट करती है, ज्यादा वो काम नहीं करते हैं, वो बस वो दिखाते हैं दैट वी आर द रिप्रेजेंटेटिव, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव। और जो पार्टी ऑफ इंटीग्रेशन होती है दैट इज ट्राइंग टू इंटीग्रेट द नेशन, मेकिंग प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इन द नेशन बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड अदर वेलफेयर सर्विसेज टू द पीपल, वो होती है पार्टी ऑफ इंटीग्रेशन। तो पार्टी ऑफ रिप्रेजेंटेशन और पार्टी ऑफ इंटीग्रेशन दिया है सिगमंड न्यूमन ने। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आती है जो सिंगल, जैसे मैंने बता दिया, सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम के जो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है इसको कुर्तिस ने भी डिवाइड किया है। जो सिंगल पार्टी सिस्टम होता है कुर्तिस ने इसको डिवाइड किया है। कुर्तिस ने इसमें बता दिया है ये जो सिंगल पार्टी होती है आइदर इट कैन बी टोटलिटेरियन, आइदर इट कैन बी डेमोक्रेटिक, आइदर इट कैन बी टोटलिटेरियन, आइदर इट कैन बी डेमोक्रेटिक। तो जहां तक टोटलिटेरियन की बात है उसमें ज़्यादातर कम्युनिस्ट पार्टीज आती है। और उसके बाद उन्होंने जो दिया है तो सिंगल पार्टी सिस्टम में टोटलिटेरियन सिंगल पार्टी सिस्टम, जिसमें करंटली अगर देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आती है। उसके बाद वो बताता है डेमोक्रेटिक सिंगल पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिंगल पार्टी सिस्टम। तो डेमोक्रेटिक सिंगल पार्टी सिस्टम में वो क्या बताता है, जैसे उधर इटली में वो चाहते थे, जब इटली में वो मसोलिनी था और जर्मनी में हिटलर था, बाकी पार्टीज को उन्होंने अबॉलिश किया था। तो उन्होंने बता दिया नाउ जो हमारी पार्टी है इट इज़ अ स्टेट, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग स्टेट एंड इट इज़ अ स्टेट। तो वहां पर वो डेमोक्रेटिक वे जाहिर करना चाहते थे।
तो डेमोक्रेटिक अगर आज की दुनिया में देखेंगे, सिंगल पार्टी सिस्टम अगर होगा तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन कर्टिस ने जो क्लासिफिकेशन दी है उसमें वो बताता है सिंगल पार्टी में एक तो टोटलिटेरियन होती है, या अगर ये रूल एम करेगा डेस्पोटिक नहीं होगा, एम करेगा वेलफेयर सर्विसेज पर, तब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डेमोक्रेटिक सिंगल पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिंगल पार्टी सिस्टम। लेकिन अगर आज की दुनिया में देखेंगे जो सिंगल पार्टी सिस्टम है, आइदर इट कैन बी टोटलिटेरियन, आइदर इट कैन बी अथॉरिटेरियन, आइदर इट कैन बी टोटलिटेरियन, आइदर इट कैन बी अथॉरिटेरियन। तो ये बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन थी, जैसे कर्टिस की, सिगमंड न्यूमन की, या मार्स दुवर्गर की, या मार्स दुवर्गर की। सो इट वाज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज। और पॉलिटिकल पार्टीज के आमतौर पे जो फंक्शंस क्या होते हैं वो आप बखूबी जानते हैं। जब ये रूल करते हैं तो इनका कौन सा रोल होता है, जब ये अपोजिशन में होती है तो इनका कौन सा रोल होता है। इसके अलावा कल हम जो टाइप्स ऑफ इलेक्शंस पढ़ रहे थे, तो टाइप्स ऑफ इलेक्शंस में मैंने बता दिया, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, पीआर सिस्टम बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वहां पर मैंने आपको बता दिया कि जो थॉमस हेयर सिस्टम जिसको कहा जाता है, लेकिन थॉमस हेयर से पहले उस पर अगर किसी ने काम किया है तो वो था डेनमार्क से वो मिनिस्टर था जिसने वो दिया था, जिसने सबसे पहले पासलेट किया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और उसने वो पासलेट किया था 1793 में। इसके अलावा एक और चीज़ आती है, जैसे पुराने ज़माने, जैसे हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ते थे, ओपन बैलेट सिस्टम को एक फिलासफर ने सपोर्ट किया और सीक्रेट बैलेट को एक फिलासफर ने सपोर्ट किया था। और जहाँ तक ये सीक्रेट बैलेट की बात है, सीक्रेट बैलेट जो सबसे पहले ओरिजिन हुआ ये ऑस्ट्रेलिया में, इसका ओरिजिन हुआ है 1850 में। तो जो सीक्रेट बैलेट सिस्टम है, एट टाइम्स इट इज़ नोन एज ऑस्ट्रेलियन बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट जो है इसको कभी कभार ऑस्ट्रेलियन बैलेट भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले 1850s के दौरान ये ऑस्ट्रेलिया में यूज़ किया गया। लेटर ऑन ये इंट्रोड्यूस हुआ न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, डेनमार्क में। तो इलेक्शंस के लिए जो इस्तेमाल होता है सीक्रेट बैलेट, पहले हुआ करता था ओपन बैलेट सिस्टम। अब जो सीक्रेट बैलेट होता है ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ ड्यूरिंग 1850s। दैट इज व्हाई दिस सीक्रेट बैलेट इज एट टाइम्स नोन एज ऑस्ट्रेलियन बैलेट।